नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आज के वीडियो हम देखेंगे CDP पार्ट 4, जिसमें शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि व्याख्याता का भी देखना चाहते हैं तो व्याख्याता के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर खुद सेट करें और अपना योग्यता देखें कि आपको कितना अभी तक के मतलब बाल विकास के संबंध में आपको प्रश्न याद हो रहे हैं या 30 में आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है आपके सामने मैं रखूँगा। आपके सामने इस प्रकार से मैंने पहला प्रश्न रख दिया है। देखिए, पहला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। तो साथियों, इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका था, आज भी बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष की आयु में बच्चों को तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषतः, व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग, मतलब व्यक्तिगत किसी बच्चे से आप मिल रहे हो तो उसको व्यक्तिगत उनके हर चीज़ को जान लेना, उसका निदान आप कैसे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धिमान बालकों का अध्ययन के लिए, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन करने के लिए, दुर्बल बालकों का अध्ययन करने के लिए, सामान्य बालकों का अध्ययन करने के लिए। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है निदान। अब निदान जिसमें समस्या होती है उसी का निदान किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निदान आ गया। उसके बाद आया व्यक्तिगत, मतलब एक एक कर अलग अलग करके उसका विधि का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो बुद्धिमान बालकों के लिए निदान की आवश्यकता यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद असामान्य और संतुलित। अब ये सामान्य से हटके कौन से असामान्य है, अब उसके बाद बोल रहे हैं संतुलित बालकों। तो ये दोनों होने, असामान्य यदि होता तो उसकी बात अलग था, लेकिन यहाँ पे संतुलित बालक लिखा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आता है दुर्बल बालकों का अध्ययन। दुर्बल को हम कमज़ोर से या पिछड़ेपन से भी हम उद्बोध कर सकते हैं कि दुर्बल बालकों का अध्ययन मतलब कोई भी आपके बच्चे हैं या कोई भी क्लास में एक बच्चा है और दुर्बल है, मतलब सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसका निदान किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 बच्चे हैं जिसकी कठिनाई अलग अलग है, तो क्या आप चारों को एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे? नहीं, आप प्रत्येक बच्चे को उनके प्रत्येक पहलू को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो दुर्बल कमजोर बच्चे के लिए व्यक्तिगत निदान ये हो सकता है। सामान्य बालकों का अध्ययन, देखिए सामान्य बालकों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत निदान की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। इस ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। तो दुर्बल बालकों का अध्ययन जो सी नंबर है हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा नंबर भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये नंबर आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियाँ, विद्यार्थियों की उपलब्धि, जो भी उपलब्धि बच्चों में है उसका मूल्यांकन करने के लिए किस विधि का आप उपयोग करेंगे। परिणात्मक एवं निरीक्षण, परिणात्मक एवं गुणात्मक, गुणात्मक एवं साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से आप देखेंगे कि यदि कोई बच्चा की उपलब्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं तो निरीक्षण तो कर सकते हैं, परिणात्मक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियाँ। अब यह निरीक्षण ऑब्जर्वेशन यदि आप कर रहे हो तो बच्चों को देख रहे हो आप, उसका मूल्यांकन तो कर नहीं रहे हो, आकलन कर रहे हो आप। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद साक्षात्कार में अब इंटरव्यू टाइप के मान के चलिए, तो इसके लिए उसकी उपलब्धि के लिए इंटरव्यू तब नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये सी नंबर भी नहीं हो सकता। अब ये तो ऑटोमेटिक ये हट गया। तो हमारे पास परिणात्मक मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वांटिटी या बोल सकते हैं क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब परिणात्मक मतलब बच्चा कितने उच्च है, कितने निम्न है, किस आधार पे आप रख रहे हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। गुणात्मक मतलब बौद्धिक, मानसिक,
है ना, उनके हर एक चीज़ का आप जो है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो किसी बच्चे को उपलब्धि करना है तो परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक मूल्यांकन भी आपको करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा, चलिए इसका ऑप्शन और दिखा देता हूँ, 4 ऑप्शन है इनका। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? टायलर ने, स्किनर ने, क्रू ने, उर्वर्थ ने। देखो, टायलर ने भी, सभी ने अपने अपने तरीके से परिभाषा देते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत के रूप में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार कुछ परिभाषाएं जरूर देती है या कहते हैं। तो उन्हीं के अनुसार हम देखेंगे। तो इसमें जो टायलर ने है, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 5वां नंबर और 6वां नंबर क्वेश्चन। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था हम देखेंगे तो ज़्यादातर हम 0 से 2 वर्ष पढ़ते हैं, फिर 2 से 12 पढ़ते हैं, 2 से, है ना, उसके बाद 12 से 18 तक के पढ़ते हैं। ऐसे हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इस बीच से आप अब गर्भावस्था देखिए तो 0 वर्ष माना जाता है उसको, 0 से 9 माह तक के माना जाता है गर्भावस्था को, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो 5 वर्ष दिया गया है। तो कभी ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष भी माना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर होगा। 12 वर्ष नहीं हो सकता, न 21 वर्ष नहीं हो सकता, न ही ये कोई भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है 6वां नंबर का। प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, अनुकरण, स्मृति, मानसिक एवं प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या में विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की क्षमता और सामाजिक। यहाँ पे आप देखेंगे तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार। आप बताइए, प्याजे की 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं। इन 4 अवस्थाओं में जो संवेदी गामक अवस्था प्रथम अवस्था है, फिर पूर्व संवेदी गामक अवस्था है, फिर उसके बाद मूर्त काल अवस्था है, उसके बाद अमूर्त काल अवस्था है। तो संवेदी गामक अवस्था के बच्चे जो होते हैं, इनमें से क्या कर सकते हैं? क्या यहाँ पे आप देखेंगे तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार वो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से 2 वर्ष माना जाता है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं होगा, विकल्पों की व्याख्या में विश्लेषण करने में की क्षमता नहीं होगी। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास? केवल और केवल एक बचा जिसमें वो अनुकरण कर सकते हैं। 2 वर्ष का बालक या बालिका, है ना, वो अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। मतलब अब छोटे से बच्चों को देखेंगे ना तो वो अनुकरण करने लगता है और अपने मन में जो भी चीज़ें हैं उसके आपके सामने रखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तत्वों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है। अब बताइए, कोई भी टीचर, जैसे आप टीचर हो, आप कुछ एक लेखन सामग्री लेते हो, लेखन सामग्री के साथ साथ सब्जियों का चित्र लेते हो, फलों का चित्र ले रहे हो आप। अब उनको बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हो, तो आप इनमें से क्या करना जा रहे हो? तो सीखने, सबसे पहले तो ये जो कंडीशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने की क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन या ज्ञान का निर्माण। सीखने की क्लासिकल अवस्था ये देखेंगे तो ये ऐसा एक बंदर पे प्रयोग किया गया था
सीखने की क्लासिकल, जिसमें उद्दीपन है ना, उद्दीपन रखा गया था और कुछ एक पदार्थ और रखा था, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो बंदर है ना, वो क्या करता था, बार जैसे घंटी बजा रही, घंटी बजने के बाद यहाँ पे खाना मिल जाता था, मान के चलिए खाना, मान के चलिए जैसे घंटी बजता था खाना उनके सामने मिल जाता था। ऐसे बार बार क्रिया करता था, तो जैसे घंटी उसको पता चल जाता था कि हमको खाना मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, घंटी तो बजा लेकिन खाना नहीं मिला। तो यहाँ पे कभी खाना मिला तो घंटी नहीं मिला। तो इस प्रकार से इसका उपयोग क्लासिकल अवस्था के रूप में किया जाता था, ठीक है। एक ही क्लासिकल अवस्था जो दिया था उसको पावलोव ने दिया था, जिसको पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत था वो इसमें लागू नहीं होता। उसी के बाद है पुनर्बलन का सिद्धांत और सीखने की क्रिया प्रस्तुत का अनुकूलन सिद्धांत। और सीखने के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में इसमें क्या करते थे, छोटे छोटे कुछ पदों को एक साथ जोड़ते, छोटे कोई भी कार्य करना है तो पहले उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसके काम को सिखाया जाता था। तो ये सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन हो गया। उसके बाद है पुनर्बलन का सिद्धांत, जिन्होंने जो स्किनर महोदय जी ने जो दिया था, मतलब इसी को, ठीक है, दोनों को दिया है, स्किनर ने इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, दोनों सिद्धांत को दिया है। तो पुनर्बलन के सिद्धांत में क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और अब कोई बच्चा, उसको आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई सामग्री रख दे, इसके पीछे कोई सामग्री अच्छी चीज़ रख दीजिए जो बच्चे को पसंद आता हो। तो आप कहेंगे इसको हटाइए बेटा, उसके नीचे आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रखा हुआ है। तो ये बच्चा क्या करेगा, इसको हटाएगा, क्योंकि उसके मन में लालसा रहेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा बोल रहा है। धीरे 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 हटाएंगे और ये मिल जाएगा उनको। उसके बाद उसको बाहर भेज दीजिए, फिर उनको बुलाइए, फिर से वही क्रिया करिए, तो फिर वही का काम करेगा, फिर इसको मिल जाएगा। ऐसी क्रिया आप बार बार करते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, बच्चा को समझ में आ जाता है कि हमको मिलने वाला है। तो पहले तो धीरे धीरे काम करेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा मान लीजिए 10 मिनट का समय लगा। दूसरे बार में उसको पता ही मिलने वाला है, हो सकता है 8 मिनट लगेगा। तीसरी बार में फट से सभी को फेंक देंगे, अंदर मिलेगा, मतलब इसमें समय कम लगेगा। मतलब सीखने की क्रिया मतलब समय के अनुसार बार बार यदि दोहराते रहें, यदि किया जाए तो इसमें दोहराने की क्रिया से समय कम लगता है। तो अब बताइए इनमें से आपको कौन सा लगा, देखा जाए तो कोई भी नहीं है ना। तो इसमें सीधी सी बात है, ज्ञान का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ज्ञान कोई भी बच्चों को आप किसी भी चीज़ सिखाते हो ना, तो उसको दिखाइए, उसके बारे में बताइए, तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो ज्ञान का निर्माण इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। विद्यार्थी और शिक्षक के मतलब बीच जो बातें हो रही है, संवाद हो रही है, उन प्रक्रिया जिनके सीखने वातावरण में बदलाव लाती है। मूल्यांकन और आकलन, अब दोनों के बीच की बात है। मूल्यांकन में भी आप कर सकते हैं, आकलन भी आप दोनों कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ में बदलाव आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अपना आंसर बिल्कुल लगा के देखिए आपका कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। यहाँ पे देखिए चिंतन मतलब होता है सोचना, समझना, गहराई से समझना। ये सभी चीज़, चाहे वो परंपरागत चिंतन के अंतर्गत आए, विकेंद्रित चिंतन के अंतर्गत आए, चाहे वैज्ञानिक चिंतन के, सभी में चिंतन ही आ रही है। तो अनुसंधान, अब यहाँ बताइए अनुसंधान से संबंधित कहाँ पे, अनुसंधान मतलब क्या होगा। तो परंपरागत चिंतन मतलब वो जो पहले से आ रही है, तो उसे अंतर्गत है परंपरागत चिंतन के। विकेंद्रीकरण में बाधाएं ज़्यादा होती है ना, ये केंद्रित न करके विकेंद्रित अलग अलग किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसा वैज्ञानिक सोच है जिसमें जो रूढ़िवादी हो गया, अंधविश्वास हो गया, ये सारी चीज़ें से परे आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो चिंतन अनुसंधान का तात्पर्य ज़्यादा नज़दीकी जो आपका सी नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी इन द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर का। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? जो शैक्षिक भ्रमण में ले जाते हैं, अधिगम मतलब पढ़ाई के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। चलिए आपको ये देखो, ये रटने भ्रमण करने से रटने से कोई संबंध नहीं है, रटने से कोई मत, इसमें बात ही नहीं होता है कि रटा जाए, क्या चीज़ को रटेगा। पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, पाठ्यचर्या समय पर अभी तक कोई पूर्ण कर नहीं सकता, पाठ्यचर्या के हिसाब से पढ़ाया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, है ना। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, कल्पना मतलब सोचना, अनुमान लगाना, ये कल्पना हो जाती है, तो ये भी नहीं। अब शैक्षिक भ्रमण में आप लेके जा रहे हो, कहीं बच्चे को चिड़ियाघर लेके जा रहे हो आप, अब आप इसको ने बताइए कि हमने सफ़ेद हमने टाइगर देखा, सफ़ेद टाइगर, सफ़ेद चूहा हमने देखा, तो वो बच्चा सोचने लगेगा कि किस प्रकार से रहता होगा, है ना। लेकिन इसी चीज़ को चिड़ियाघर में ले जाके उसको दिखाइए कि ये सफ़ेद आपका टाइगर है, सफ़ेद शेर है और सफ़ेद चूहा देखो किस प्रकार से रहता है। उसको बताइए कि अजगर जो है किस प्रकार से, उसका खाना क्या खाता है, उसको खाते हुए दिखाइए, निगलते हुए दिखाइए, तो वो बच्चा कभी भूलेगा नहीं, मतलब कोई भी नहीं भूलेगा। तो इसमें क्या होता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। चाहे भ्रमण से आप कोई भी पौधा दिखा दीजिए, पौधा जैसे कभी कभी छुई मुई पौधा हो गया, हम बच्चों को बताते हैं कि छुई मुई पौधा, बच्चा हम जब इसको छूते हैं ना तब वो उसका पत्ता सिकुड़ जाता है, वो बच्चा देखा नहीं है। लेकिन शैक्षिक भ्रमण में आप लेके जा रहे हो, अब ऐसा पौधा आपको मिल गया, उसको प्रैक्टिकल करा के दिखाइए, उसको खुद करके दिखाइए। तो छुई मुई पौधा नाम की है, वो इस प्रकार से होता है, तो इससे स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आशा 14 वर्ष की आयु में सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते। आशा की यह अवस्था का कारण है। आप यहाँ पे देखेंगे जो बच्चा 14 वर्ष की है, लेकिन वो काम कौन सा कर पा रही है, 6-7, मतलब कोई बच्चा वो 5वीं क्लास में है या समझिए 8वीं क्लास में है, लेकिन वो काम कर रहा है 1ली क्लास का। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? क्या अपंगता कारण हो सकता है? नहीं। आनुवांशिकता ऐसा हो ही नहीं सकता, कुपोषण ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल और केवल क्या हो सकता है, मानसिक अक्षमता। यदि वो बच्चे में मानसिक कमी है, बुद्धि लब्धि कम है, तो ही ऐसा कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? इसके फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। IQ बराबर मानसिक आयु पहले रहेगा, फिर वास्तविक आयु रहेगा, फिर गुना 100 कर देंगे। तो मानसिक आयु इसका 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, गुना 100 करेंगे तो यहाँ भाग देंगे तो 12.5 आएगा। 12 गुना 12.5 करेंगे तो 150 आता है। 12 में 144, 12 6 का 12 पंचे 60, 150। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले 2019 के एग्ज़ाम में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन के दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। अब अध्ययन मतलब पढ़ाई की दृष्टि से व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक विभिन्नताओं का महत्व है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या महत्व है? विद्यार्थी को व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कई लोग इसको उपयुक्त तो सभी भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए। क्या बच्चों को व्यक्तिगत आप शिक्षण व्यवस्था कर सकते हैं? आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 अलग अलग बच्चे विभिन्नता वाले हैं, तो क्या उसको व्यक्तिगत बढ़ा सकते हैं? व्यक्तिगत उसको गृह कार्य दे सकते हैं? नहीं। लेकिन विद्यार्थी का समरूप समूह में यदि व्यक्ति का कुछ उसमें समान चीज़ पाया जा रहा है, तो उसके अनुसार आप वर्गीकरण करके उसको आप पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये देखिए
14 नंबर का विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। विभेदकारी मतलब भेद निकालना, अलग करना, अलग अलग समझना। कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। विभेदकारी परीक्षण अंतर किस में अंतर करता है? तो भाई सीधी सी बात है, अब 10 बच्चा है, उनमें कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो कमज़ोर बच्चा मानेंगे आप। जो बच्चा ठीक ठाक नंबर ले आ रहे हैं उसको सामान्य बच्चा मानेंगे आप। जो बच्चा अच्छे नंबर लेके आ रहे पूरे में पूरे या 1-2 नंबर कम हो रहे उसको प्रतिभाशाली मानेंगे आप। तो सीधी सी बात है, 14 नंबर का देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी होगा, सभी में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है, ये परिभाषा है। इनमें से कौन से परिभाषा को वो दर्शा रहे हैं? पिछड़ा बालक को दर्शा रहे हैं, मानसिक रूप से मंद बालक को दर्शा रहे हैं, या समस्यात्मक बालक को दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे कक्षा का कार्य कर रहे हैं, मतलब वह पिछड़ा हुआ है, सीधी सी बात, पिछड़ गया है। तो इसमें मानसिक मंद के कारण ऐसा हुआ, समस्या कारण ऐसा हुआ, कि मादक द्रव्य का सेवन करने वाला ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मादक द्रव्य से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जिसमें चोरी करना, मारना, पीटना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये समस्यात्मक बालक के अंतर्गत है, कोई इसका कारण नहीं हो सकता। मानसिक रूप से मंद मतलब मानसिक रूप से मन बुद्धि वाले बालक, जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है ना, उसके हम मानसिक रूप से मंद बालक बोलते हैं। इसमें बुद्धि लब्धि वाला आ जाएगा। जब बुद्धि लब्धि वाला आ जाएगा तभी उसको बोलेंगे मानसिक रूप से मंद बालक। तो सीधी सी बात है, ये पिछड़ा हुआ है, अपने सामान्य स्तर की कक्षा से एक स्तर कम का हो रहा है, मतलब अपने सामान्य स्तर के काम को नहीं कर पा रही है। तो ये क्या है? पिछड़ा हुआ बालक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन और 18 नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता को दूर करने के शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक कक्षा मतलब समझ लीजिए कोई बच्चा 12 वर्ष तक का है, 6 से 12 वर्ष, ये प्राथमिक कक्षाओं में, चाहे पहली कक्षा का हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, यहाँ पे कक्षा नहीं दिया है, केवल प्राथमिक कक्षा दिया है। वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, खेल, प्रदर्शन। मेरे वीडियो देखते होंगे आप, मैं वीडियो देखते होंगे तो मैं बहुत सारा गतिविधि कराता रहता हूँ, आप देखेंगे तो मैं गतिविधि इसी स्तर पे कराता हूँ। कई बच्चों से बात करते रहोगे ना तो वो उबाऊ हो जाता है, मतलब बात वार्तालाप नीति कर सकते हो लेकिन उतना आनंददायक नहीं होता। प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पूछते रहोगे, कुछ बालक तो देंगे, कुछ बालक जो डरने लगते हैं कि प्रश्न पूछ रहे नहीं बता रहे। प्रदर्शन नीति, प्रदर्शन नीति भी एक ठीक प्रकार का है, लेकिन उसमें निरस्ता, कक्षा विषय वस्तु की निरस्ता को दूर करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप जो है उसे गतिविधि से जोड़िए, गतिविधि से जोड़िए। जैसे पाठ है आपका छेरछेरा, अब छेरछेरा एक पाठ है, छेरछेरा पुण्य करके पाठ है, कक्षा चौथी में है ना, तीसरी चौथी में है। तो उसके साथ इसके बारे में आप बताओगे बच्चों को, समझेंगे जरूर लेकिन उतना आनंददायक नहीं। प्रश्नोत्तरी छेरछेरा में क्या करते हैं, कैसे करते हो, जरूर बताएगा, इसमें भी बताएगा, लेकिन उतना आनंददायक नहीं रहेगा। प्रदर्शन करने के लिए भी बोलते है ना, प्रदर्शन नीति भी है, ये भी ठीक ही है उसके अंतर्गत, लेकिन इसमें एक चीज़ डाल दिया गया है, मनोरंजन। आप खेल के साथ साथ मनोरंजन भी यदि उसको कराते हो, चलो करके दिखाइए, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बढ़िया ताली बजवाइए, तो बच्चे बड़ा आनंददायक काम से, अगर उसमें जो शिक्षण स्थिति है वो जरूर दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब जो असत्य है उसको आपको निकालना है। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार, भावना बच्चा बड़ों से सीखते हैं। विपरीत विचार रखना बच्चा जो है बड़ों से सीखते हैं, ऐसा कह रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्र में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता।
ये तो सही हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, बी और ए में दोनों कौन सा सही है। तो क्या बच्चा जो है किसी के बारे में गलत बुरा कहना या अक्षम व्यक्ति के बारे में विपरीत विचार रखना क्या बड़ों से सीखते होंगे? नहीं, बड़ों से कभी नहीं सीखते, तो ये गलत हो गया। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों में अक्षम हो, जरूरी नहीं है ना, तो वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही गलत होगा। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीखने का स्थानांतरण है, सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीक का वैसा ही उपयोग करना, सीखी वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका सीधा सीधा आंसर है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अधिगम का शिक्षा में योगदान, एकदम मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका शिक्षा में योगदान क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्नावली के माध्यम से भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार के माध्यम से कर सकते हैं, मत सूची मतलब जांच सूची के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। 22 और 23 को देख लेते हैं। सीखने की केल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्वता हेतु। साथियों यहाँ पे यदि डी नंबर दे देता ना उपरोक्त सभी करके, तो उपरोक्त सभी भी हम डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीखने की खेल विधि, सीखना भी है, खेल विधि का उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ माना जाता है? 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष के बच्चों को खेल विधि से आप कुछ भी सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। पूरा बाल्यावस्था मतलब वो पहले होगा, 6 से पहले का होगा। व्यवस्था को खेल विधि से सिखाना उतना आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से सीख जाते हैं। परिपक्वता मतलब हर चीज़ में परिपक्व हो चुका है, तो उसके लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर का। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित मतलब उस बात को अच्छे से समझ सकता है, उस संवेग के रूप को, मतलब संवेग में जो जो भावनाएं आती हैं उनको वो अच्छे से समझ सकता है। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होगी? उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उसका विषादग्रस्त व्यवहार। अब यहाँ पे देखिए अति प्रक्रियात्मक, अति शब्द आ गया, तो यह क्या हो गया? हमारे निगेटिव हो गया, निकाल दीजिए। उनका अंतर्मुखी स्वभाव, देखो बहिर्मुखी अंतर्मुखी होता तो बात अलग था, केवल अंतर्मुखी मतलब एकांत रहना, अपने आप में रखे रहना, ये स्वभाव नहीं आ सकता। लेकिन अपने विचार प्रकट करने में संतुलित तरीका, अच्छे तरीका, शालीनता, सरल स्वभाव का अध्यय हो जाता है, तो ये सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 23वां नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, आप प्रश्न पढ़िए अच्छे से। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो ये तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा। इसमें आपको दुविधा होगी, बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। देखो आकलन अलग होता है, मूल्यांकन में सारी चीज़ें देखा जाता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ देखा जाता है। तो ये दोनों सही हैं, तो सीधी सी बात है ए भी सही होगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा?
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्वाध्याय? तो यहाँ पे आप समझिए, बच्चे को यदि हर चीज़ समझा देते हो तो क्या वो नियमित कार्य करेंगे, रुचि उत्पन्न होगा। उसको ज्ञान की बातें बता देंगे, ज्ञान उसमें है तो क्या रुचि और नियमित रूप से काम करेंगे। स्वाध्ययन के लिए क्या ऐसे करेंगे। लेकिन आप बच्चों को एक प्रेरणा रूप कुछ कहानी सुना दीजिए, अच्छे ढंग से अच्छा उदाहरण दे दीजिए, तो बच्चे लगभग जो है नियमित और रुचि उत्पन्न करते हुए पढ़ाई करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो दोस्तों इसमें कुछ बताने लायक कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। आप जो है सारी चीज़ों को वहाँ पे उस पृष्ठभूमि में रख देंगे, शीर्षक में रख देंगे, तो हर चीज़ पहले से पता चल जाएगा, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि रख दीजिए, अनुसंधान के उपकरण रख देंगे, अनुसंधान की परिकल्पनाएं मतलब उससे जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ रख देंगे, तो वो ज़्यादा एक शोधकर्ता के रूप में जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर का। व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन की सर्वोत्तम मापनी है? नमित, अंतराल, क्रमसूचक, समानुपाती। दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतराल मापनी। अंतराल मापनी से व्यक्तिगत विभिन्नता में अच्छी ढंग से उसके मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्तर, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हिंसा की भावना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक दोषों से ग्रस्त है तो उसमें संवेगात्मक स्थिरता आ जाए, अच्छी आदतें आ जाए, उसमें क्या आ जाएगा, मिथ्याभिमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिथ्याभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। प्रथम बार आए हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। पहली बार आप स्कूल में गए हो, पहली बार, उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देंगे। अन्य बच्चों से अलग करना, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। क्या आप पहले बार जाएंगे तो सीधा उसको सलाह देना शुरू कर देंगे? क्या अन्य बच्चों से अलग करना शुरू कर देंगे? क्या ऐसा है कि उसकी प्रवेश परीक्षा लेंगे उसका? ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अब आपका बी और आपका डी बिल्कुल गलत है। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा आप कर सकते हैं। पहले बार आप गए हैं, पहले बार किसी को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर का। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। देखो यदि ये नहीं रहता तो ये बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। यदि ये नहीं रहता तो ये भी सही है, यदि ये नहीं रहता तो ये भी सही है, लेकिन इस सभी को मिलाकर के क्या दिया, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। ये 31 क्वेश्चन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन मैंने विलोपित कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा था और उसको विलोपित भी किया गया था व्यापम द्वारा, इसलिए मैंने 16 नंबर क्वेश्चन नहीं लिया बल्कि विलोपित कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे तरफ है उसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इन्हीं में से सही आंसर आपको निकालना है।
तो फ्रेडरिक फोवेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टोलॉजी ने। तो साथियों इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करते हैं, कितने लोगों के प्रश्न समझ आ रहा है और कितने लोगों को इसका आंसर पता है। साथियों कुछ दिन पश्चात में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ उसका PDF जरूर आपको देने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ उत्तर। और साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने लोग मेरे से PDF लिए हैं और ये वाला क्वेश्चन उसके सामने है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से मैं उसी को दिया हूँ, मैं उसी को आज पढ़ा रहा हूँ, कई लोगों के पास नहीं है। तो कुछ आंसर थोड़ा सा मेरे जो जिसको मैंने प्रिंट करने के लिए दिया था, जिसको डालने के लिए, उसमें थोड़ा सा ABC में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, आंसर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यदि रखे होंगे तो उसको सुधार जरूर कर ले, क्योंकि मैंने अभी देखा है तो वाकई में दो तीन क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सुधार मैंने किया है, 2-3 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता था और मैंने किया है, तो आप लोग भी कर लेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और दूसरों को भी बताएं और प्रैक्टिस करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका आंसर कितना सही हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।